नमस्कार, स्वागत है आपका आई मीडिया के हेल्दी लाइफ सेगमेंट में। मैं हूं नंदनी, आपकी दोस्त, और इस सेगमेंट में हम देखेंगे हमारी लाइफ से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियों के बारे में, और इसमें हमें अपने एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ हमारे ये स्पेशल एपिसोड, जिससे हम अपने आप को फिट और हेल्दी रख सके। एक हेल्दी लाइफ की शुरुआत करें एक हेल्दी मंत्र के साथ। किस तरह का ख्याल रखना चाहिए? जनरली बच्चों छोटे जन्म के तुरंत बाद जो बहरापन होता है वो मोस्टली एक तो होता है जेनेटिक होता है, जिसमें कि जेनेटिक है कि वो मतलब आया है सिंड्रोम के तहत, और दूसरा एक होता है जो मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड होता है, मतलब कि माँ के स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो समटाइम्स जैसे कि स्पेशली गांव के सेटअप में जब माँ को पता नहीं है प्रेगनेंसी है नहीं है, 2-3 महीने का प्रेगनेंसी रहता है, और वो किसी बीमारी के लिए बहुत तरह की दवाइयाँ खाती रहती चली जाती हैं, तो उन दवाइयों का साइड इफेक्ट, क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ मतलब जब बनना शुरू होता है बच्चा पेट के अंदर, तो 3-4 महीने अर्ली 3-4 मंथ्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी समय बच्चे का सारा अंग बनता है, विकास होता है, आँख कान नाक ये सब चीज़ का। तो उसमें कुछ मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट होता है, जो कि जो बनता है उसको वो अच्छी तरह से विकसित नहीं होने दे पाते हैं, या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी में, स्पेशली अर्ली मंथ्स में, या फिर नहीं जान रही हैं और वो जाके एक्सरे करवा रहे हैं, सिटी स्कैन करवा रहे हैं। तो इसके कारण जन्म से ही बच्चों में बहुत तरह की एनोमलीज उसको बोलते हैं, या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स बोलते हैं, और प्लस सिंड्रोम जो है जो जेनेटिकली बोला आता है। तो अब तो खैर जेनेटिकली पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान ही उसे चेकअप किया जा सकता है कि जेनेटिक कुछ गड़बड़ी है या नहीं है बच्चों में। बट ये जो रिलेटेड है ड्यू टू ड्रग्स के कारण, कोई दवाई खाने के कारण या एक्सरे एक्सपोजर के कारण, तो ये बाद में चल के एनोमलीज की तरह बच्चों में आता है। फिर लेट प्रेगनेंसी में, मतलब जब बच्चों का जन्म होता है उस टाइम में, अगर अभी भी है कि बहुत सारे जगह में भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक टर्म होता है कि वो प्रसव वो नहीं हो पाता है जनरली गांव में, दूर दराज में हुआ, तो जिसके कारण अगर बच्चों में किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो लेट डिलीवरी होता है, तो बच्चा कुछ देर उसका सांस रुक जाता है। जो कहते हैं एक क्रूड टर्म में कि वो बच्चा जो है वो बर्थ में ही, मतलब वूम्ब में ही उसको सांस में दिक्कत होने लगती है। तो वो जो चीज़ होता है उसके कारण भी बाद में जब वो जन्म ले लेता है तो कुछ दिन के बाद उसका पूरा जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो डिलेड हो जाता है। उसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोल सकते हैं, ऐसे करके टर्म्स होता है, जिसमें कि उसके सुनाई में कमी हो सकती है, उसका ठीक से विकास नहीं हो सकता है, ठीक से चल नहीं पा सकता, अपना ख्याल नहीं रख पा सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें, समस्या जो है माँ के हेल्थ से बहुत ज्यादा प्रभावित। अच्छा, आपने बताया कि दवा का प्रभाव पड़ता है, एक्स्ट्रा डोज हो गया, तो क्या कुछ खास तरह का दवा है जिसके कारण वो इफेक्ट होता है? बहुत सारी दवा जो है वो ऑलरेडी मार्केट में, मतलब मार्केट में इन द सेंस कि पहले बहुत पहले यूज होता था एक थैलिडोमाइड कॉम्पोजिशन, जो कि अब नहीं यूज किया जाता है, लेकिन समटाइम्स इट इज अभी भी किसी किसी चीज में यूज किया जाता है कुछ कुछ बीमारियों में। अब जनरली क्योंकि अब पता चल चुका है कि इससे एनोमलीज होता है, तो अब प्रेगनेंसी में उसको वर्जित किया गया है। तो उसी तरीके से पूरा कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है, मतलब कि कौन, बहुत कम ही दवाइयां हैं जो कि सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसी समय दे सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें, बहुत सारी दवा अनसेफ है, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप होता है, जैसे अमीकासिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मतलब जो भी एंटीबायोटिक्स जो जनरल यूज में देते हैं मोस्टली वो नहीं यूज करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। पता है कि जैसे सर दर्द किया तो कोई दवा खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो किस तरह के वो कैसे दवा नहीं खाए, उसको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए माँ को? सबसे बड़ी बात है कि डाइट, मेरे ख्याल से डाइट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है,
और अगर कोई दवा खानी भी है तो जो भी आपके जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए कि वहाँ गांव के लेवल में है, तो जो भी आशा है या जो भी हेल्प करते हैं ये सब चीज से रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड वर्क के लिए, तो उन लोगों की सलाह पे ही कोई दवा लेनी चाहिए। अपने मन से कोई दवा जनरली। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि 2 तरह के बहरेपन होते हैं, एक जेनेटिक होता है और एक जो इसमें होता है, तो क्या जेनेटिक का कोई परमानेंट इलाज है? जेनेटिक का एज सच कोई परमानेंट इलाज नहीं है, मतलब क्योंकि अगर मान लीजिए वो जीन्स में आ गया, वो सिंड्रोम के तहत अगर हो रहा है, तो उसमें बहुत सारा और डिफेक्ट्स होगा। ये नहीं कि बस बहरापन होगा, उसके साथ जैसे देखने में तकलीफ हो सकती है, होठ फटा हुआ हो सकता है, तालू में जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, या फिर एक डाउन सिंड्रोम बहुत ही कॉमन एक ये है। तो ये सब चीजें जो है बहुत सारी चीजों मिल करके एक सिंड्रोम बनाता है, मतलब बहुत सारी उसमें चीज ये है। तो इसलिए इसका एज सच कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजों को करेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि सुनाई में कमी है, तो उसके लिए हियरिंग एड, डिपेंडिंग उसका डायग्नोसिस करके कितना सुनाई में कमी है बच्चे का, उसको शुरू से हियरिंग एड लगाया जा सकता है। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक वो प्रॉपरली बोलेगा नहीं। तो डेवलपमेंट का जो फेज होता है लाइक 2 to 3 years, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन बच्चों के लिए। तो अर्ली असेसमेंट इन लोगों के लिए। और फिर अगर बच्चे में बहरेपन की समस्या है, नवजात में ये समस्या है, तो उसको वो दिखेगा कैसे? ये कौन पहचान करे, कैसे पहचान करे? ये इसको पहचानने के लिए बहुत सारे उपाय है। एक न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें बच्चों का जो जैसे स्पेशली कैटेगराइज कर दिया जाता है बच्चों को, कि ये बच्चों का OAE टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही इजी टेस्ट है, उसके लिए कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, बेड साइड टेस्ट हो सकता है। तो OAE एक प्राइमरी लेवल ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि बच्चों का किया जाता है। स्पेशली मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में मैंने बोला कि अगर लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अगर बच्चों मतलब मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसके कारण बच्चा एस्फिक्सिया में आ गया, तो इन दैट केस बहरेपन का लक्षण आने के बाद अगर माँ पकड़ लेती है कि बच्चे में कुछ गड़बड़ी है, तो जब डॉक्टर के पास जाती है, तो वो कौन सा सिस्टम है जो आप उसको फिर स्टार्ट कैसे करते हैं, इलाज की शुरुआत कैसे? देखिए, जैसे सबसे पहले जनरली क्या होता है कि अगर बहुत अर्ली में भी अगर आते हैं, तो फिर भी लोगों को लगभग 3 साल या 2.5-3 साल के बाद ही लेकर के आते हैं बच्चों को, जब बच्चे बोलने की उम्र में हो जाते हैं और फ्लुएंटली जब देखते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो जनरली माता पिता इस कंसर्न से आते हैं कि बच्चा मेरा बोल नहीं रहा है, और मोस्ट कॉमन उनको लगता है कि इनका तालू सटा हुआ है, जीभ सटा हुआ है, तो वो इसलिए बोलेंगे ना कि इसको आप ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चा ठीक से बोलने लगेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता है सुनाई में प्रॉब्लम। सुनाई में प्रॉब्लम होती है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और बोलते कि नहीं ये तो सुन रहा है, बच्चा तो सुन रहा है, ठीक है, बोलने में दिक्कत है। तो ये सबसे पहले तो पेरेंट्स का काउंसलिंग करना पड़ता है कि नहीं, ये जो है दिक्कत जो है वो कान से है मोस्ट प्रोबेबली, और इसका पहले जांच करवाइए कि कितना इसका सुनाई में कमी है, किस कारण से कमी है। तो कौन सी जांच होती है? जनरली एक जो बताया OAE जो है वो प्राइमरी है। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड कर सकता है, मतलब कि मान लीजिए 5-6 साल का है, तो जब आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो नॉर्मल एक ऑडियोमेट्री टेस्ट, प्योर टोन ऑडियोमेट्री होता है, वो होता है। बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला होता है, तो इन दैट केस फिर दोनों को मिला के बेरा एक होता है, जिसमें थोड़ा सा बच्चे को सुला करके और फिर वो अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेट टेस्ट है कि हाँ मतलब कहाँ पे गड़बड़ी है, कौन सी नस में प्रॉब्लम है, कहाँ तक का गड़बड़ी है, ये सब वो बताता है। तो बेरा होने के बाद ही फिर उसके बाद बच्चे का क्या रहेगा, उसको सुनाई की मशीन देनी है। आजकल कॉकलियर इम्प्लांट होता है, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द जगह में, इवन बिहार में भी जो है सरकारी फंड से अलॉटेड होता है कॉकलियर इम्प्लांट। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, माँ का जब दूध पीते रहता है,
तो माँ कुछ भी खाती है, अगर वो मिर्ची ज़्यादा खा ले तो बच्चे का पेट खराब हो जाता है। तो क्या माँ के खाने से बहरेपन का कोई जुड़ाव है? आफ्टर मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाने के बाद माँ के खाने पीने से जनरली बहरेपन का वैसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जनरली बच्चों में जो कान का इन्फेक्शन वगैरह होता है वो पूरे फीडिंग हैबिट्स के कारण होता है। जैसे बच्चों को रात में लेटा के दूध पिलाना और मतलब डकार बर्पिंग जो बोलते हैं वो नहीं करवाने पे कान में इन्फेक्शन होता है बच्चों को बार बार। तो कान में इन्फेक्शन होगा तो उसके कारण वो कान बहना और ये सब समस्या शुरू हो जाती है। जनरली बच्चों को जो अर्ली स्टेज में जो बच्चे होते हैं मालिश करते हैं, तेल की मालिश करते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं कि एक तो सुरमा लगा देते हैं, दूसरा कान में वो तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं। ये कितना सही है और कितना? कान में तेल डालना एक्चुअली क्या है ना कि पहले जो लोग डालते थे वो एज अ जस्ट उंगली में लगा करके उसको मॉइस्चराइज करने के लिए लगाते थे बाहर में। अब लोग कभी कभार डालते हैं तो पूरा भर भर के डाल देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है, नमी के लिए। हाँ, तो ये चीज गलत है। पूरा भरना नहीं है कान को। अगर वो लगाते हैं, एक तो सुरमा लगाना तो गलत है ही, और कान में पूरा तेल डालना नहीं है। जस्ट वो हल्का सा जैसे मालिश करते हैं कान के बाहर, तो उस तरीके से बस करना है। और उसको हल्का, जब नहा के निकला बच्चा तो हल्का सॉफ्ट तौलिए से कपड़े से पोंछ लेना है। अच्छा, माँ के लिए एक छोटे छोटे टिप्स आप बताइए कि कैसे वो बच्चे को बहरेपन होने से पहले और होने के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर जैसे तुरंत का बच्चा है और अगर वो देखती है कि लाउड साउंड वगैरह, अगर कुछ तेज आवाज हुई उसमें वो बच्चा मुड़ता नहीं है या इंडिफरेंस दिखाता है, या फिर उससे रिलेटेड अगर उसको एक तो दूध पिलाने का हैबिट जो है, रात में अगर पिला रही है, कान में अगर दूध चला जाता है, माँ के लिए एक तो हो गया कि बच्चा अगर साउंड पे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तेज आवाज पे नहीं अगर घूमता है, जैसे ताली बजाएं तो आंख मीच करके ऐसे नहीं कर रहा, तो ये सब प्राइमरी स्टेज पे ही छोटे बच्चे को रूल आउट कर सकते हैं कि हाँ ओके, ये थोड़ा कम सुन रहा है। फिर जैसे स्पीच डेवलपमेंट बोले, कुछ ढंग से बोल नहीं पा रहा है बच्चा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। जनरली फ्लुएंट स्पीच 2 साल के बाद ही होता है, लेकिन 2 साल से पहले नॉर्मल बात जैसे बाबा मामा ये सब जो बोलता है बच्चा, ये भी अगर नहीं बोल पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सोचना चाहिए कि हाँ सुनाई में दिक्कत है। प्लस अगर बच्चे को तुरंत जन्म के बाद बहुत दिन तक ऑक्सीजन वगैरह ये सब में रखना पड़ा, इंक्यूबेटर में रखना पड़ा, इंटेंसिव केयर यूनिट वगैरह पे रखना पड़ा, तो वो उन बच्चों का ऐसे भी चेकअप करवाना चाहिए। प्लस अगर लो बर्थ वेट अगर बच्चा हो जाता है, जनरली यहाँ के सेटअप में होता ही है, तो उस केस में भी जनरली करवाना चाहिए स्क्रीनिंग। एक और चीज़ है कि 5 साल के बच्चे जो होते हैं, अब क्या होता है छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है, बुखार लग जाता है, तो सिंपल लोग खर्च बचाने के लिए खुद से पैरासीटामोल लेके आ जाता है, खुद से एंटीबायोटिक लेके डाल देता है। उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? अगर हाई एंटीबायोटिक हाई पावर का अगर बुखार की दवा दे दी है, देखिए कुछ तो प्राइमरी लेवल पे तो कुछ ट्रीटमेंट जरूरी भी है, इन द सेंस कि एवरी टाइम जैसे बहुत रिमोट विलेज एरिया में रह रहे हैं या कुछ भी है, तो वो हर बार शहर आकर के डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो कुछ चीजें ओवर द काउंटर ड्रग्स मिलती है, लेकिन जब तक कि वो आपके कंट्रोल में हो। अगर बहुत लगता है कि ज्यादा सर्दी खांसी हो रहा है बच्चे को या बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर काउंसिल मतलब कि जगह जाना चाहिए, जैसे पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाना चाहिए। और अगर सुई वगैरह लेने की नौबत आ रही है तो वो सब चीज खुद से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हल्का सर्दी खांसी जुकाम है तो कुछ होममेड रेमेडीज भी यहाँ पे लोग यूज करते हैं जिससे इफेक्टिव होता है, तो वो सब भी दे सकते हैं। और प्लस अगर लगता है कि नहीं ये कंट्रोल से बाहर है तो तुरंत में सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक की। अच्छा, क्या मौसम का भी प्रभाव पड़ता है कान के बहरेपन पे? मौसम का प्रभाव तो पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर बहुत ठंड है, बच्चों का केयर ठीक से नहीं हुआ, या फिर बारिश के ही टाइम में अगर कान में पानी चला जाए, तो ठंड वगैरह में बच्चों को तो समझ में नहीं आता है कि ठंड लग रही है तो इससे प्रोटेक्ट होकर रहना है,
तो अगर पेरेंट्स अगर नहीं अगर ध्यान देंगे तो उस केस में फिर उनको बार बार कान बहना, सर्दी खांसी जुकाम होना, अगर ये सब होगा तो कान भी बहना चालू हो जाएगा। छोटे बच्चों में जो कान की समस्या होती है, वो दर्द करता है तो पता नहीं चलता है उसका क्या होता है, कान बह रहा है क्या होता है, तो इसको लेकर के क्या है ये आखिरी? छोटे बच्चों में जनरली क्या होता है, जैसे अगर कान में दर्द वगैरह अगर है तो अगर वो बोलने वाला बच्चा है तो वो पॉइंट आउट जनरली कर देगा, लेकिन एकदम छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा रो रहा है और उस केस में अगर मान लीजिए एक डॉक्टर से दिखाए भी हैं तो जनरली क्या होता है, लोग ये सोचते हैं जैसे पेट में दर्द होने के कारण जनरली छोटे बच्चे रोते हैं, तो अगर वो सबसे भी नहीं हो रहा है, बार बार कान पकड़ के रो रहा है या कान कोई पकड़ रहा है उसका या टच हो जा रहा है तो रो रहा है, तो ये सब सोच करके सोचना चाहिए कि ओके कान का इसको प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ भी लालीपन या इस तरीके से कुछ दिखे तो। जैसे कॉकलियर इम्प्लांट अभी हर जगह स्टेट से प्लस ऐसे ये इम्प्लांट महंगा आता है 5 लाख 6 लाख 7 लाख का, लेकिन हर जगह सरकारी अनुदान से जो भी बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं जिनका बहरेपन की समस्या बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए सरकार अनुदान देकर के इम्प्लांट सर्जरी बहुत जगह होता है, तो बच्चों के लिए अच्छा है क्योंकि अर्लियर करवाने पे, अर्लियर पता चल जाने पे कम से कम उनका सुनाई देगा तो बोल पाएंगे तो फिर वो उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल उनका हो पाएगा रादर देन एक हैंडीकैप की तरह। एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो मोबाइल तकनीक है, लोग बहुत ज़्यादा टीवी और बहुत ज़्यादा मोबाइल और डिजिटल क्लास है, क्या इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट बच्चों के कान के ऊपर पड़ता है? हाँ, बहुत बच्चों को तो कहा गया, ऐसे पहले कहा इनको नहीं फिल्टर नहीं है कि कितना मेरे लिए हार्मफुल है और क्या चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, तो जैसे बहुत तेज़ आवाज़ कर दिया या ईयरफोन लगा लिया जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो गई और वो उसी लेवल पे सुने जा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, आजकल बच्चों के पास रहता ही है मोबाइल या टैब, तो वो ऑब्वियसली हार्मफुल है। इतने टेंडर एज से जब उनके सारा चीज़ इतना टेंडर है और उसमें इतना नॉइज़ का इतना पॉल्यूशन एक्सपोजर होगा कॉन्स्टेंटली, तो इट्स हार्मफुल फॉर देम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।